हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई लर्निंग लैब। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की इंस्पिरेशनल और इमोशनल स्टोरी द होम कमिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को। दोस्तों, इससे पहले हमने स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो भी हमारे चैनल पर डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको द होम कमिंग चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं द होम कमिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स को। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स को। हमारा पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक फटिक वॉज अ मिस्चीवियस यंग बॉय? सपोर्ट योर आंसर विथ इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, फटिक एक मिस्चीवियस यंग बॉय था? और अगर हाँ, तो स्टोरी के वो इंस्टेंस बताने हैं जहां पर फटिक ने बदमाशी की। तो इसका आंसर है yes, according to me, Fatik was a mischievous young village boy, as he was the ringleader of the mischievous group of boys in the village. Being a naughty boy, one day he planned a new mischief of irritating an owner of the heavy log, which was lying on the mud flat of the river. The plan of the gang under the leadership of Fatik was to throw the log into the river. दोस्तों, इसका आंसर ये है कि हाँ, मेरे हिसाब से फटिक एक मिस्चीवियस यंग बॉय था क्योंकि वो अपने गांव के सारे बदमाश बच्चों का लीडर था। एक दिन उसके दिमाग में एक प्लान आया था कि रिवर के मड फ्लैट पे जो हैवी लॉग पड़ा हुआ है उसके ओनर को इरिटेट करने का। कैसे? वो सब मिलके उस हैवी लॉग को पानी में गिरा देंगे और वहां पर खेलने लगेंगे, कूदेंगे, जिससे उस लॉग का जो ओनर है वो इरिटेट हो जाएगा। ये बताता है कि फटिक एक बहुत ही बदमाश लड़का था। अब है क्वेश्चन नंबर 2। वाई वॉज फटिक अ लिटिल फ्राइटेंड व्हेन द बॉयज टम्बल्ड द लॉग अलोंग विथ माखन? दोस्तों, फटिक हल्का सा घबराया क्यों जब उसके सारे दोस्तों ने उस लॉग को माखन के साथ ही पानी में गिरा दिया? तो इसका आंसर है माखन वॉज फटिक्स यंगर ब्रदर। When Fatik saw the boys tumbling the log along with Makhan, he was little frightened of the injury and unpleasant which Makhan can cause. दोस्तों, माखन फटिक का छोटा भाई था। जब फटिक ने देखा कि उसकी बात मानकर वो सारे लड़के उस लकड़ी के साथ माखन को भी पानी में गिरा रहे हैं, फटिक दो चीजों से थोड़ा घबराया हुआ था। पहला था कि माखन को कहीं चोट न लग जाए और दूसरा था माखन उठकर क्या तबाही मचाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। Why do you think Fatik's mother readily agreed to her brother's proposal of taking Fatik with him? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि फटिक की जो मदर थी वो इतना जल्दी तैयार क्यों हो गई जब उसके भाई विशंबर ने उसे ये प्रपोजल दिया कि क्या वो फटिक को अपने साथ कोलकाता ले जा सकता है? तो इसका आंसर है Fatik's mother readily agreed to her brother's proposal of taking Fatik with him because somewhere inside she was in fear that someday Fatik would either drown Makhan in the river or would break his head or put in some danger of life. So she wanted to separate the two brothers for some period. दोस्तों, फटिक की जो माँ थी वो इतनी जल्दी इसलिए तैयार हो गई अपनी भाई के प्रपोजल पर क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत डरती थी कि किसी ना किसी दिन फटिक माखन को पानी में डुबा देगा या फिर उसका सर फोड़ देगा या कुछ ऐसा करेगा जिससे माखन की लाइफ डेंजर में ही रहेगी। इसीलिए वो सिर्फ कुछ समय के लिए इन दोनों भाई को दूर करना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, What gift did फटिक गिव माखन बिफोर ही लेफ्ट फॉर कोलकाता? दोस्तों, फटिक ने कोलकाता जाने से पहले माखन को कौन से गिफ्ट दिए थे? तो उसका आंसर है फटिक
was very clear and excited as he was going to a big city, Kolkata. So extra love arose in his heart for his younger brother Makhan, and he gave to him forever his fishing rod, a big kite and his marbles. दोस्तों, फटिक बहुत खुश और एक्साइटेड था क्योंकि वो बड़े शहर कोलकाता जा रहा था। इसीलिए उसके मन में अपने छोटे भाई माखन के लिए थोड़ा प्यार बाहर आया और इसीलिए उसने अपनी फिशिंग रॉड, बड़ी सी पतंग और मार्बल्स को उठाकर माखन को दे दिया हमेशा के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। The author says that Fatik's mother had a prejudice against the boy. Do you agree? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये पूछ रहा है कि ऑथर ने ऐसा क्यों कहा कि फटिक की मदर को पहले से ही फटिक को जज कर रखा था। क्या आप इससे अग्री करते हो? तो इसका आंसर है यस। Fatik's mother had a prejudice for her elder son Fatik, as she was worried and feared that someday Fatik would either drown Makhan in the river or would break his head. This distrust developed a distance in love between the mother and the son, and without a second thought, she agreed to send her son along with his uncle to Kolkata. दोस्तों, इसका आंसर ये है कि हाँ, फटीक की माँ को प्रीजडिस था अपने बड़े बेटे फटीक के प्रति, क्योंकि वो हमेशा डरती रहती थी, घबराती थी कि कहीं फटीक माखन को पानी में डुबा ना दे या फिर उसका सर ना फोड़ दे। ये जो मदर और सन के बीच में डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ था लव की जगह, इसी कारण बिना दूसरी बार सोचे फटीक की माँ ने तुरंत हाँ कह दिया अपने भाई के पूछने पर। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ माखन। दोस्तों, हमें माखन के कैरेक्टर को बताना है, तो इसका आंसर है माखन वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ फटीक एंड एन ओबीडियंट सन ऑफ हिज मदर। According to her, he was as good as gold, as quiet as lamb, and fond of reading. He was good in studies and liked by his teachers as well. Makhan created a positive image of himself in front of everyone in the village. Even if he lied, it was trusted by everyone, including his mother. दोस्तों, माखन फटीक का छोटा भाई था और फटीक की माँ के हिसाब से वो एक बहुत ही सच्चा बच्चा था। उनके हिसाब से तो माखन खरा सोना था, एकदम बछड़े की तरह शांत और हमेशा पढ़ाई लिखाई करने वाला था। वो सच में पढ़ाई में अच्छा था और उसके टीचर भी उसे बहुत प्यार करते थे। माखन ने अपनी इमेज इतनी पॉजिटिव बना रखी थी सारे विलेज के सामने कि अगर वो झूठ भी बोलता था तो भी सब उस पर ही विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Why was Fatik's aunt not happy at his arrival in the family? दोस्तों, फटीक की जो मामी थी वो फैमिली में फटीक के आने से खुश क्यों नहीं थी? तो इसका आंसर है Fatik's aunt was already overburdened with the responsibility of her 3 children in a city like Kolkata, and now when she got the responsibility of 14-year-old boy Fatik, the age where teens need more attention, care and affection on her shoulder, it made her restless and irritating. So she scolded Vishambar for not thinking twice before bringing Fatik and was unhappy at his arrival. दोस्तों, फटीक की जो मामी थी वो पहले से ही ओवरबर्डन थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। जो कि एक 14 साल का बच्चा था उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें मिल रही थी। एक 14 साल के बच्चे को ज्यादा अटेंशन, केयर और अफेक्शन की जरूरत होती है। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं के शोल्डर पर जा रही थी, ये देखते ही वो रेस्टलेस और इरिटेटिंग हो गए। इस कारण उन्होंने जैसे ही फटीक को देखा वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई और तुरंत विशंबर को डांटने लगी कि तुमने 2 बार भी नहीं सोचा फटीक को यहां लाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 8। What do you understand by the last words of the story spoken by Fatik? Mother, the holiday have come. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे ये पूछ रहा है कि इस स्टोरी में फटीक ने जब अपने लास्ट वर्ड्स बोले तो उसने ये क्यों कहा कि माँ छुट्टियां आ गई।
तो इसका आंसर है The last words of the story spoken by Fatiq in the homecoming suggest that in spite of various mischiefs and aggressive behavior, Fatiq was sensitive and emotional somewhere inside and was in love with his family, for he missed his village, his mother and his younger brother after being in Kolkata. Whenever Fatiq asked to go home, his uncle gave the excuse that he could go home when the holiday to go back to his home, and in his unconsciousness too he uttered the same desire in front of his mother. दोस्तों इसका आंसर ये है, ये जो लास्ट वर्ड्स थे मदर दी हॉलीडे हैव कम, वो इसलिए आए क्योंकि भले ही फटीक एक बदमाश और एग्रेसिव बिहेवियर का बच्चा था, पर क्योंकि उसमें भी इमोशंस थे, वो भी अंदर से सेंसिटिव और इमोशनल था, वो भी अपनी फैमिली से प्यार करता था, अपने गांव से, अपनी माँ से, अपनी भाई से, और जब से वो कोलकाता आया था वो इन सब को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और जब भी फटीक अपने मामा से ये पूछता कि मामा मैं घर कब जाऊंगा, तब वो उसे यही बहाना देते कि जब छुट्टियां आएंगी तब वो उन्हें लेकर जाएंगे। इसीलिए जब बेहोशी की हालत में उसने अपनी माँ को देखा तो उसे ऐसा लगा कि छुट्टियां आ गई, इसलिए उसने ये कहा कि माँ छुट्टियां आ गई। चलिए अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉन्ट्रास्ट द लाइफ ऑफ फटीक बैक इन द विलेज एंड इन कोलकाता। दोस्तों हमें फटीक की लाइफ को बताना है कि विलेज में उसकी लाइफ कैसी थी और कोलकाता जाने के बाद कैसी हो गई थी। तो इसका आंसर है, फटीक्स लाइफ इन द विलेज एंड इन कोलकाता प्रेजेंट अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट हाईलाइटिंग हिज स्ट्रगल एंड चेंजेस ही अंडरगोज। दोस्तों फटीक की जो लाइफ थी विलेज और कोलकाता में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थी। ये उसके स्ट्रगल्स और उसके अंदर जो चेंजेस आए उसे बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइफ इन द विलेज। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइफ इन द विलेज, फ्रीडम एंड फैमिलियरिटी। Fatiq enjoys a sense of freedom in his village. He was familiar with his surroundings and has the liberty to roam and play. Second point है family and friends. He is surrounded by his family, including his mother and younger brother, and has friends with whom he shares adventures. दोस्तों फटीक की लाइफ विलेज में कैसी थी? पहला पॉइंट है फ्रीडम और फैमिलियरिटी से भरी थी। दोस्तों गांव में फटीक को पूरी फ्रीडम थी खेलने की, क्योंकि वो उसका अपना गांव था। वो हर एक चीज से फैमिलियर था, उसे हर एक चीज पता थी कि मेरे गांव में क्या क्या है, और उसे ये पूरी लिबर्टी थी, यानी कि पूरी छूट थी खेलने की, घूमने की। इसीलिए फटीक जब कोलकाता गया तो वो अपने गांव को भी मिस करता था। हमारा सेकेंड पॉइंट है फैमिली और फ्रेंड्स। दोस्तों गांव में फटीक अपने फैमिली से, अपने दोस्तों से घिरा हुआ था। वहां उसकी माँ, भाई थे और उसके दोस्त थे जिनके साथ वो दिन रात खेला करता था। ये फटीक का बेस्ट पीरियड था। चलिए अब देखते हैं फटीक की लाइफ कैसी थी कोलकाता में। तो इसका पहला पॉइंट है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। He faces strict discipline from his uncle and aunt, which contrast sharply with the freedom he enjoyed in the village. Second point है academic pressure. Fatigue struggle with the academic expectations placed upon him, feeling inadequate and out of place in the city school. दोस्तों फटीक की लाइफ कोलकाता में बहुत बुरी थी। पहला पॉइंट है इसका स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। दोस्तों फटीक को एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखा था उसके मामा और मामी ने, जिससे उसकी पूरी फ्रीडम छीन चुकी थी। जैसा कि वो अपने गांव में रहा करता था वैसा वो यहाँ नहीं रह पा रहा था। दूसरा पॉइंट है एकेडमिक प्रेशर। फटीक पर बहुत सारा एकेडमिक प्रेशर आ चुका था। गांव में रहकर उसे ज्यादा पढ़ना नहीं होता था और उसमें भी फटीक की रुचि नहीं थी, वो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ खेलता था। लेकिन यहाँ पर उल्टा था, यहाँ पर उसे ज्यादा पढ़ना पड़ रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आता था, इसीलिए वो स्कूल को इस जगह से ही बाहर मानता था। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन अ बॉय एट द एज ऑफ 14।
डिस्कस। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमसे ये पूछ रहा है कि इस बड़ी सी इंसानों भरी दुनिया में क्या 14 साल के लड़के से बुरा कुछ नहीं होता? इसका आंसर है इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स न्यूसेंस देन बॉय एट 14. He is neither ornamental nor useful. It is impossible to show affection to him as a little boy, and if he answers in a grown up way, he is called impertinent. In fact, any talk at all from his resented then, he is unattractive, grows horsey and breaks and queers. His faces grows suddenly angular and unsightly. It is easy to excuse the shortcoming of early childhood, but it is hard to tolerate even unavoidable lapse in a boy of 14. दोस्तों इस इंसानों भरी दुनिया में 14 साल के लड़के से बुरी और कोई चीज नहीं होती। ऑथर ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो एज होती है वो ग्रोन अप की होती है, मतलब इसमें वो बढ़ रहे होते हैं। हम उनसे ना कोई यूजफुल काम करा सकते हैं, उन्हें अपना अफेक्शन दिखाना भी इम्पॉसिबल होता है क्योंकि अब वो छोटे बच्चे नहीं होते। ये वो एज है जहां पर सब अनअट्रैक्टिव होते हैं, आवाज टूटती रहती है क्योंकि हर चीज ग्रो हो रही है, बन रही है। ये ऐसा टाइम होता है जहां पर बच्चे बड़े हो रहे हैं जिसके कारण कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द होम कमिंग। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये पूछ रहा है कि द होम कमिंग, ये जो टाइटल है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका आंसर है the title The Homecoming is deeply symbolic. At the first glance, it seems to refer to Fatik's desire to return to his village home. Throughout the story, he longs to go back to a place where he felt free and happy. However, circumstances prevent him from the returning. He becomes lonely, homesick, and seriously ill in Calcutta. His repeated request to go home shows his deep emotional attachment to his village and his mother. The title has a deeper meaning at the end of the story. Fatigue's homecoming does not happen in the ordinary sense. Instead, it symbolizes his final journey through death. When he says, "Mother, the holiday have come," he suggests that all his pain, loneliness, and suffering have ended. Thus, the title represents both the physical longing from home and the spiritual peace that comes with death. It reflects the universal human desire for love, comfort, and belonging. Tagore's choice of title is highly meaningful because it captures both the emotional and philosophical message of the story. दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो ये टाइटल रखा है द होम कमिंग, ये बहुत ही डीपली सिंबॉलिक है, ये बहुत ही डीपली मीनिंगफुल है क्योंकि अगर हम पहली नजर से देखें तो फटीक जब से कोलकाता आया था उसके कुछ दिनों में ही उसे घर वापस जाना था। इस पूरी स्टोरी में फटीक सबसे ज्यादा खुश अपने विलेज में ही था, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण उसे रोक दिया गया जिससे वो अकेले पड़ गया, सिर्फ घर में रहने लग गया, अकेले रहने लग गया, जिससे उसे बहुत ही सीरियस बीमारियां होने लग गई कोलकाता में और बार बार पूछने पर भी उसे जाने नहीं दिया गया। जब भी वो पूछता उसकी इमोशनल अटैचमेंट दिखती अपने गांव से और अपनी मां से। दोस्तों ये जो टाइटल है होम कमिंग, ये सिर्फ ऑर्डिनरी सेंस में नहीं दिया गया है, ये उसकी फाइनल जर्नी यानी उसकी डेथ को भी बताता है। जब वो अपनी मां से ये कहता है कि मां छुट्टियां आ गई, ये उसके दर्द को, उसके अकेलेपन को और उसकी सफरिंग्स को बताता है। दोस्तों ये पूरा टाइटल ये दो चीजों को बताता है। पहला, जो उसकी फिजिकल दूरी हो गई थी अपने घर से उसे, और दूसरा उसकी स्पिरिचुअल पीस जो कि उसके डेथ के साथ आई। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर सर की जो ये चॉइस है वो हाईली मीनिंगफुल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द होम कमिंग। दोस्तों
द होम कमिंग चैप्टर के मेजर थीम्स बताने हैं। तो इसका आंसर है द होम कमिंग डील विथ सेवरल इंपॉर्टेंट थीम्स दैट मेक इट टाइमलेस स्टोरी। दोस्तों, द होम कमिंग जो चैप्टर है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट थीम्स को बताता है, इसीलिए ये एक टाइमलेस स्टोरी है। चलिए हम उन थीम्स को देखते हैं। द फर्स्ट मेजर थीम इज चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। फटीक इज अ टिपिकल विलेज बॉय who loves adventure and freedom. His natural behavior is misunderstood by adults. दोस्तों, इस पूरी स्टोरी का पहला थीम है चाइल्डहुड और इनोसेंस। फटीक एक टिपिकल गांव का लड़का था जिसे घूमना, एडवेंचर करना और आजाद रहना पसंद था, लेकिन उसके नेचुरल बिहेवियर को ही लोगों ने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। अनदर इंपॉर्टेंट थीम इज होम सिकनेस। After moving to Kolkata, Fatick constantly misses his village, his friends, and his mother. His loneliness becomes unbearable. दोस्तों, इस पूरी स्टोरी का सेकेंड थीम है होम सिकनेस। जब वो कोलकाता चले गया, फटीक हमेशा अपने विलेज को, अपने दोस्तों को, अपनी माँ को मिस करते रहता था और ये उसके अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण था और वो इस अकेलेपन को झेल भी नहीं पा रहा था। द स्टोरी explores the theme of parental misunderstanding. Fatique's mother often blames him unfairly, while his aunt never understands his emotional needs. Their lack of sympathy increases his suffering. दोस्तों, इस पूरी स्टोरी का थर्ड थीम है पेरेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब फटीक की जो माँ थी वो हमेशा अनफेयर रहती थी फटीक और माखन के बीच में। वो हमेशा ही फटीक को ही ब्लेम करती थी क्योंकि उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि फटीक ही गलत है। फटीक जब कोलकाता गया तो उसकी आंट यानी उसकी मामी ने उसके इमोशनल नीड को कभी समझा ही नहीं। इस कारण फटीक हमेशा सफर करते रहा, कोई भी उसके साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाया। लोनलीनेस एंड इमोशनल नेग्लेक्ट फॉर्म another central theme. Living in an unfamiliar environment without love or support makes fatigue mentally and physically weak. दोस्तों, loneliness और emotional neglect ये भी एक तरह का सेंट्रल थीम है इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि फटीक कोलकाता में एक अनफैमिलियर एनवायरनमेंट पे रहता था। वहां कोई लव या कोई सपोर्ट नहीं था, जिससे फटीक मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से वीक हो चुका था। टैगोर ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द रिजिड एजुकेशन सिस्टम। इंस्टेड ऑफ एनकरेजिंग फटीक, हिज टीचर्स पनिश हिम, मेक स्कूल अ प्लेस ऑफ फियर रेदर देन लर्निंग। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर सर भी एक और चीज को क्रिटिसाइज किया है, वो है हमारा रिजिड एजुकेशनल सिस्टम। मतलब भले ही फटीक को पढ़ना लिखना उतना नहीं आता था, पर उसके टीचर उसे एनकरेज करके और पढ़ने को दे सकते थे, सिखा सकते थे। पर क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम इतना रिजिड हो चुका है कि टीचर सिर्फ उसे पनिश करते थे। वो सारे टीचर्स स्कूल को एक डर का घर बना चुके थे। अगला थीम है फाइनली द स्टोरी प्रेजेंट द थीम ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस। फटीक realizes the value of his mother's love only after leaving home. His tragic death reminds readers that affection and understanding are essential for every child. दोस्तों, आखिर में स्टोरी अपने मेन थीम को बताती है, वो है लव और सेक्रीफाइस। फटीक जब अपने घर से दूर कोलकाता जाता है तब उसे अपने माँ के लव की वैल्यू फील होती है, और जब फटीक की ट्रेजिक डेथ होती है ये हम रीडर्स को ये बताता है कि अफेक्शन और अंडरस्टैंडिंग हर बच्चे की जरूरत है। हमें भी उनके एसेंशियल्स को समझना होगा। और आखिरी थीम है थ्रू दिस थीम्स टैगोर टीचेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैशन, फैमिली रिलेशनशिप एंड इमोशनल केयर। दोस्तों, इस पूरे चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो टैगोर सर हमें टीच करते हैं, जैसे कंपैशन का इंपॉर्टेंस, फैमिली रिलेशनशिप्स का इंपॉर्टेंस और इमोशनल केयर का इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, हमसे कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग विथ ई लर्निंग लैब्स।